हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं अपनी क्लास 8th की मल्हार बुक के लिए। तो क्लास 8 पे रिसेंटली अभी ऐड हुई मल्हार बुक, और मल्हार बुक में अभी तक हम आपको 4 चैप्टर करा चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं 5th चैप्टर। 5th चैप्टर के भी एक्सप्लेनेशन करा चुकी हूँ, क्योंकि उसमें कबीरदास जी के 8 दोहे थे जिन्हें मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। अब बुक में जो है आपके इन दोहों के बाद बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई हैं। आज इन्हीं एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशंस लेकर आए। चलिए देखते हैं क्या है। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 5 कबीरदास जी के दोहे, उनके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक, चलिए देखिए क्या है। यहाँ पर 2 सेक्शन में ये पूरी एक्सरसाइज बांटी गई है, पार्ट से और दूसरा है पार्ट से आगे। ठीक, तो पार्ट से में हम पहले कर रहे हैं और इसका हमारा पहला सेक्शन है मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। आपको जो सही आंसर है उसके सामने आपको स्टार बनाना है। ठीक, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागव पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? क्या बताया गया है? श्रम का महत्व, गुरु का महत्व, ज्ञान का महत्व या भक्ति का महत्व? तो किसका महत्व बताया गया है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर गुरु का महत्व बताया जा रहा है, तो उसके सामने हम स्टार बना देंगे। नेक्स्ट है अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? ठीक है, किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वो अच्छी नहीं होती, यही बताया गया है। देखते हैं क्या। हमेशा चुप रहने से ही हमारी भलाई है, बारिश और धूप से बचना चाहिए, हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है, हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो सही क्या है? हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है, यानी कि बैलेंस होना, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है? कौन सा जीवन कौशल है? समय का सदुपयोग करना, दूसरों के काम आना, हर परिश्रम और लगन से काम करना, सभी के प्रति उदार होना। तो सही इसका क्या है? दूसरों के काम आना और सभी के प्रति उदार होना। तो मुझे तो यहाँ दोनों लग रहे हैं, यहाँ पर एक ही आंसर है, सभी के प्रति उदार होना, दूसरों के काम आना। हाँ, बात एक ही है। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है, दूसरों के काम आना और या सभी के प्रति उदार रहना, ये एक ही चीज है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? चलिए देखते हैं। लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगते हैं, दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है, किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है, सुनने वालों का मन इधर उधर भटकता है। तो सही क्या है? इसका सही है दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। जब अच्छा बोलते हैं तो दूसरों को भी अच्छा लगता है और हमें भी जो है मानसिक शांति मिलती है। नेक्स्ट है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकलता है? चलिए देखिए। सत्य और झूठ में कोई अंतर नहीं होता। सत्य और झूठ में कोई अंतर नहीं होता। सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है। बाहरी परिस्थितियां ही जीवन में सफलता तय करती हैं। सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिसमें हृदय प्रकाशित होता है। तो सही का यहाँ तात्पर्य है आपके दो, सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है, और दूसरा है सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल है जिससे हृदय प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है निंदक नियारे राखिए, आंगन कुटी छवाएं, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए, जहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी जा रही है, यहाँ जीवन को क्या देना जा रहा है? आलोचना से बचना चाहिए, आलोचकों को दूर रखना चाहिए, आलोचकों को पास रखना चाहिए, आलोचकों की निंदा करनी चाहिए। तो सही क्या है? आलोचकों को पास रखना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक बताया गया है? चलिए देखते हैं। मन की कल्पनाओं का
सुख सुविधाओं का, विवेक और सूझबूझ का, कठोर और क्रोधी स्वभाव का। तो यहाँ सूप किसका है? वो है विवेक और सूझबूझ का। यानी कि हमें ये देखना होता है कि क्या अच्छा है तो उसे हम रखें और जो बेकार का है उसे उड़ा दें, जैसे सूप करता है। अब आ जाते हैं खा क्वेश्चन। का में हमारे पास 7 प्रश्न थे, 7 के हमने उत्तर दे दिए। अब आते हैं खा। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। अब आपको बताना है कि आपने ये जो आंसर्स लिखे हैं इनका रीजन क्या है। देखिए, हमने अपने दोस्तों से चर्चा की और पाया कि हमने जो उत्तर चुने हैं वे इन कारणों से सही हैं। पहला जो दिया था हमने गुरु का महत्व वाला उत्तर इसलिए चुना क्योंकि बिना गुरु के हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट था हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है, इसलिए सही है क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है, किसी भी चीज़ की अधिकता, इसलिए बैलेंस लाइफ हमें जीनी चाहिए। दूसरों के काम आने वाला उत्तर इसलिए सही है क्योंकि केवल ऊंचा पद पाना काफ़ी नहीं, ये बल्कि समाज के लिए उपयोगी होना ज़रूरी है। यानी कि हम किसका, दूसरों के कितने हम काम आ सकते हैं, ये ज़रूरी है। दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है, इसलिए सही है क्योंकि मधुर वाणी सबको खुश और शांत रखती है, सबको, अपने को भी रखती है और दूसरों को भी रखती है। सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है, सही है क्योंकि सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है और यह हमें अच्छा इंसान बनाता है, क्योंकि सच बोलेंगे तो हम भी निडर रहेंगे, अच्छे इंसान बन जाते हैं। नेक्स्ट है 6, सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है, सही है क्योंकि सच्चाई अपनाने से मन में ज्ञान और पवित्रता आती है। अगला है आलोचकों को पास रखना चाहिए, इसलिए सही है क्योंकि वे हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारते हैं। नेक्स्ट है विवेक और सूझबूझ, सही है क्योंकि जैसे सूप अच्छा रख कर बुरा अलग कर देता है, यानी कि जो चीज़ अच्छी है उसे सूप में रहता है, बाकी वो उड़ा देता है, वैसे ही हमें भी अच्छी बातें अपनानी चाहिए और बुरी छोड़नी चाहिए। तो समझ में आया, हमने हर एक आंसर का रीज़न दिया कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन, मिलकर करें मिलान। क्या दिया है? पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। स्तंभ 1 में जैसे बताया गया दिया है उन्होंने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब ये स्तंभ 1 में हमने पंक्तियां दी है, स्तंभ 2 में इनके अर्थों को दिया गया है जो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर गुरु और गोविंद दोनों के बारे में दिया गया है। बड़ा होने से व्यक्ति गुरु शिष्य को मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा। देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड लगाया था ना, अभी ये रहा, ये देखिए फर्स्ट का यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, तो यहाँ पर होगा गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। तो ये वाला हमारा हो गया, ठीक है, हमने थर्ड यहाँ पर मार्क कर दिया। नेक्स्ट है अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। तो यहाँ पर आइए, जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है, नंबर 5। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? नंबर 5। नंबर 2 का नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का 6, ठीक है, 3 वाले का ये 6, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट है निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमें हमारी गलतियां बताते हैं। तो चौथे का हो जाएगा आपका 8, फोर्थ का हो जाएगा 8, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। ओके, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बचा क्या, एक तो विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है, एक यहाँ पर बचा है मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है, सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है, बड़े होने से व्यक्ति उदार नहीं होता। तो ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है आपका 7, नंबर 5 का 7। विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति है क्या बुरा है क्या सही उसे पता होना चाहिए, जैसे सूप को पता होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कबीरा मन पंछी भया भावे तह जाए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक कौन सा बचा, हाँ, मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। तो छठे का है चौथा, 6 का है 4th, ये वाला, ठीक है। फिर आ जाते सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो यहाँ पर क्या है, सत्य का पालन करना कठिन है और झूठ पाप के समान है। तो नंबर 7 का हो जाएगा नंबर 1, नंबर 7 का नंबर 1 हो जाएगा। अब नया लास्ट बचा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो क्या होगा, बड़े होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर 8 का हो जाएगा नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मिला रहे थे तो कुछ ज़्यादा जो है वो अनटाइडी हो रहा था, लेकिन तब भी मैं आपको बता देती हूँ। अति का भला न बोला, दूसरे का है 5वां, ये देखिए, ठीक। ऐसी बाणी बोलिए, तीसरे का है 6ठा, ओके। निंदक नियारे राखिए, चौथा का है 8वां, ठीक। फिर सूप साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, तो 5वें का है 7वां। फिर है कबीरा मन पंछी, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मन नियंत्रित होना चाहिए, नंबर 6 का है नंबर 4। सांच बराबर तप नहीं, तो नंबर 7 का है नंबर 1। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ये हो जाएगा नंबर 3। तो ये कुछ तरीके से हौश पौश हो रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे स्तंभ 1 की दी गई दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए, ठीक है। नंबर 1 में भी पंक्तियां हैं, नंबर 2 में पंक्तियां हैं, इनकी सही पंक्तियों से जोड़ना है, ठीक है। जैसे दिया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाओ लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने। तो यहाँ पर नंबर 1 का क्या हो जाएगा, नंबर 8, ये हो जाएगा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो नंबर 1 का 8 हो गया। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। और यहाँ पर होगा नंबर 6, अति का भला न बरसना, अति की बली न धूप। तो दूसरे का हो जाएगा नंबर 6, नंबर 2 का हो जाएगा नंबर 6। फिर आते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, हाँ, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। तो नंबर 3 का हो जाएगा नंबर 2, नंबर 3 का क्या है, नंबर 2। फिर है, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी बंधाए, ओके, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 4 का नंबर 1। फिर आ जाते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो यहाँ पर हो गया नंबर 5 का नंबर 4। फिर आते हैं, कबीरा मन पंछी भया भावे तहाँ जाए। और फिर उसके बाद है, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो यहाँ पर छठे का हो जाएगा 7वां, ठीक है। 6 का हो जाएगा 7th। फिर आते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। 8 का हो जाएगा 3। अच्छा सॉरी, ये हाँ 8 का जो है वो 3 है और 7 का बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ये छूट गया था हमारा। और इसका है ये 7वें का है 5वां, ये देखिए, ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 7वें का 5वां और 8वें का 3रा, ठीक। सारे हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ रहा है पंक्तियों पर चर्चा। जो पंक्तियां दी गई हैं उन पर चर्चा है। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए,
देखते हैं, कबीरा मन पंछी भया भावे तहाँ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो हमें इसका क्या अर्थ समझ में आया है, हमें ये लिखना है। तो देखिए क्या है, कबीर कहते हैं कि मन एक पंछी की तरह है जो कहीं भी उड़ सकता है, लेकिन जैसी संगति यानी कि साथ में रहता है वैसा ही परिणाम मिलता है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहें तो अच्छे विचार और फल मिलते हैं, अगर बुरी संगति करें तो बुरे परिणाम मिलते हैं। हमें तो यही समझ में आया, तो हमने ये अर्थ लिख दिया। नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो यहाँ पर क्या दिया है, कबीर कहते हैं कि सच्चाई सबसे बड़ी पूजा है और झूठ सबसे बड़ा पाप। जिसके दिल में सच्चाई होती है उसे सच्चा ज्ञान अपने आप मिल जाता है, यानी कि हमारे हृदय में है तो हमें अपने आप सच्चा ज्ञान मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सोच विचार के लिए क्या है। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। तो पाठ तो हमने अभी पढ़ा है, चलिए देखिए क्या है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद यानी कि ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। यानी कि जो शिक्षक है उसे ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। क्या आप सहमत हैं और क्यों हैं, ये भी रीजन देना पड़ेगा। तो हाँ, इससे मैं सहमत हूँ। गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं और भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं। बिना गुरु के हम भगवान को नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए एक शिक्षक हमें पढ़ाकर अच्छा इंसान बनाता है, बिल्कुल सही है, जो हमें सही और गलत का ज्ञान देता है। इसीलिए गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु का स्थान क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पंक्ति है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़ा या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अपने विचार साझा कीजिए। यानी कि हमारे अंदर खाली जो है बड़ा होने से नहीं है, और क्या चीज़ें अच्छाइयाँ होनी चाहिए। सिर्फ बड़ा या अमीर होना ही काफ़ी नहीं है। इंसान में दूसरों की मदद करने की भावना, दयालुता और नम्रता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई धनी है लेकिन दूसरों की मदद नहीं करता तो उसका बड़ा होना बेकार है। एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए छाया और फल की तरह काम आए। ठीक है, जैसे जैसे पेड़ है, हमें छाया भी देता है, फल भी देता है, उसी तरह इंसान को भी ऐसा होना चाहिए। उदाहरण, एक अमीर व्यक्ति स्कूल बनवाकर बच्चों को पढ़ने में मदद करता है तो वह सही मायने में बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन यानी कि गा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? बिल्कुल हम मानते हैं। आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे प्रभावित किया है? उदाहरण सहित समझाइए। अब आपको बताना है कि कैसे प्रभावित किया है। देखिए, हाँ, शब्दों का प्रभाव दूसरों और खुद पर भी पड़ता है। हमारे शब्द जैसे दूसरा सुन रहा है उस पर पड़ेंगे और हम जैसा बोल रहे हैं इसका हम पे भी पड़ेगा। अगर हम अच्छे और शांत शब्द बोलते हैं तो दूसरों को सुख मिलता है और हमारा मन भी शांत रहता है। ठीक है, तो उससे क्या हो, दूसरों को भी सुख मिलेगा और हमारा मन भी शांत रहेगा। अब उदाहरण इसका, अगर उन्होंने बोला ना कि उदाहरण सहित आपको बताना है तो उदाहरण भी देना पड़ेगा। एक बार मैंने अपने दोस्तों को गुस्से में कड़वी बात कह दी थी तो वह उदास हो गया और मुझे भी बुरा लगा, लेकिन जब मैंने माफ़ी मांगी तो प्यार से बात की तो हम दोनों खुश हो गए। इससे मुझे समझ में आया कि अच्छे शब्द सबके लिए अच्छे होते हैं। भाई हम भी अगर किसी को बुरा बोल देते हैं तो हम भी बाद में जो है ना सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। वैसे अगला प्रश्न है, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण से समझाइए। बिल्कुल, हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे उन वैसे विचार हमारे मन में आएंगे, वैसा ही हमारा व्यवहार होता जाएगा। बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ता है। संगति का हमारे विचारों और कामों पर बहुत असर पड़ता है। अच्छी संगति से अच्छे विचार आते हैं और बुरे लोग हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ध्यान रखिए, अच्छी संगति अच्छी जगह जाएंगे और बुरे होंगे तो बुरे। उदाहरण, मेरा एक दोस्त हमेशा किताबें पढ़ता था और मुझे भी पढ़ने की सलाह देता था।
उसकी संगति से मैंने पढ़ाई में मेहनत शुरू करी। क्या हुआ, मैंने भी मेहनत शुरू कर दी और मेरे नंबर अच्छे आए, लेकिन एक बार मैं कुछ आलसी बच्चों के साथ रहा तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो ये उदाहरण की बात है कि हम आलसी बच्चों के साथ रहेंगे जो खेलते कूदते रहेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं दोहों की रचना। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ठीक है, तो ये दोहा तो हमने पढ़ा है, अर्थ भी पढ़ चुके हैं। अब करना क्या है इसमें देखते हैं। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में दो दो भाग दिखाई ये दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें भी दो भाग हैं, इसमें भी दो भाग हैं। इन चारों भागों का पहला शब्द अति, इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल सही है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी कई विशेषताएं दिखाई देंगी। इतने दोहों में बहुत सारी हैं। जैसे दोहों की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समूहों में मिलकर पाठ में दिए गए दोहों की विशेषताओं की सूची बनानी है। ठीक है, क्या क्या इसमें विशेषताएं हमें वो बतानी है। अब ये बनाना है क्या है, दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें, पहला प्रश्न, एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी शब्द एक ही अक्षर यानी कि रा से प्रारंभ होने वाले दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक जैसा आया है स झ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि ये एक ही में आता है इसलिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। यहाँ पर साधु और सूप में सा अक्षर आया है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक शब्द एक साथ दो बार आया, जैसे कि बार बार, यानी कि एक ही शब्द दो बार आ रहा है। बिल्कुल आए हैं पंक्तियां देखिए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो यहाँ पर बराबर शब्द दो बार आया है। ठीक है, बराबर देखिए दो बार आया। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, तो यहाँ पर अति दो बार आया है, भला शब्द भी दो बार आया है, ना शब्द भी दो बार आया है कि नहीं, तो यहाँ पर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर है, सिर्फ एक मात्रा का, जल जाल एक ही पंक्ति में आए हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, तो यहाँ पर देखिए भला और भली, यहाँ पर आ और ई की मात्रा का फर्क है। ठीक है, का अंतर है। बिना पानी ई साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, तो यहाँ पर बिन और बिना। ठीक है, तो यहाँ पर ना में मात्रा नहीं है और यहाँ पर ना में मात्रा है, एक जैसे आए हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक ही पंक्ति में विपरीता का अर्थक शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स दिए गए हों एक ही पंक्ति में। बिल्कुल, साँच और झूठ था ना। देखिए क्या है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो यहाँ पर साँच और झूठ, सच्चा का झूठा। फिर नेक्स्ट है, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए, तो सार और थोथा, सार का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, थोथा मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, अपोजिट आ गए। नेक्स्ट आते हैं, किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है, जैसे दूध जैसा सफेद, जहां पर कंपेयर किया जा रहा है, आपको वो बताना है। देखिए क्या है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, तो यहाँ पर साधु की सूप से तुलना करी गई है, साधु की तुलना सूप से हुई है। वहीं क्या है, कबीरा मन पंछी भया भावे तहा जाए, तो यहाँ मन की तुलना पंछी से की गई है, मन की तुलना किससे, पक्षी से की गई है। किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया हो, जैसे मुखचंद्र, यानी कि किसी को कोई और नाम दिया गया हो। अब चलिए बताते हैं, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, तो यहाँ पर भगवान को गोविंद नाम दिया गया है। गोविंद क्या होना है, भगवान। ठीक है, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, यहाँ पर ज्ञान को गुरु का नाम दिया गया है। ठीक है, गुरु यहाँ पर कौन है, ज्ञान बताया गया है। किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे चुप होता है, उसको उन्होंने क्या बोला है, चूप, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, तो यहाँ पर चुप को चूप बोला गया है। उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया, जहां पर उदाहरण प्रस्तुत है।
ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यहाँ पर बड़ा या धनवान होने की बात को कैसे समझाया गया है, खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर समझाया गया है, ठीक है, खजूर का पेड़ का उदाहरण। दूसरा, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। यहाँ पर साधु को कैसा बताया गया है, सूप के समान बताया गया है, जो अच्छी चीजें हैं वो अपने पास रख ले और फालतू की चीजों को उड़ा दे। तो साधु को कैसे बताया गया है, सूप का उदाहरण दिया गया है। चलिए अब खा आ जाते हैं इसी में। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा करिए। तो आपने विशेषताओं की सूची बनाई है ना, तो उसे हमें सबको बताना है। देखिए, इन विशेषताओं को अपने समूह में बनाई गई सूची के साथ कक्षा में साझा करें। सभी दोस्तों के साथ मिलकर इन दोहों को और विशेषताएं ढूंढें और चर्चा करें। ये दोहे हमें क्या सिखाते हैं, तो समझिए हमने अभी जो जितनी विशेषताएं बताई हैं ना, उन सब की एक सूची बनाई है और आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुमान और कल्पना से। क्या दिया गया है, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क्या करनी है चर्चा, दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें क्या है, यदि आपके सामने यह स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों। अगर आपके पास दोहों में कोई ऐसी पंक्तियां ढूंढनी है कि अगर आपके पास वो स्थितियां होती तो आप क्या करते, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, मैं पहले गुरु को प्रणाम करता, ठीक है, दोहों की पंक्तियां, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, ठीक है। अगर वो सिचुएशन हमारे सामने होती तो, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं, बिना गुरु के हम भगवान को नहीं समझ सकते। गुरु का सम्मान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सही मार्ग दिखता है। तो हमने अगर हमारे सामने सिचुएशन होती तो हम यही करते। नेक्स्ट है, यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक ना होता तो क्या होता। सपोज अगर नहीं होता तो क्या होता। अगर गुरु या शिक्षक ना होते तो हमें सही गलत का ज्ञान नहीं मिलता, हम गलत रास्ते पर जा सकते थे और अच्छा जीवन जीने का तरीका सीख पाते, समाज में अज्ञान और भटकाव बढ़ जाता। तो ये क्या होता है, ये चीजें बढ़ जाती हैं। अब खा क्वेश्चन है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप। ये पंक्ति है। अब इस पे क्या पूछा गया है, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत अधिक चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपको समझ से बताना है क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को परेशान कर सकता है, जाहिर सी बात है, हम इरिटेट होने लगते हैं उससे और लोग उससे दूरी बना सकते हैं। बहुत चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता, जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है वो नहीं कह सकता है, जिससे उसकी ज़रूरतें या समानताएं छिपी रहती हैं। दोनों ही स्थिति में रिश्ते खराब हो सकते हैं और लोग गलत समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम हो सकता है। अधिक होगा तो बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं, कम होगा तो सूखा जैसी स्थितियां बन जाती हैं कि नहीं। ज्यादा बारिश बाढ़ आ सकती है, फसलें खराब हो सकती हैं और घर मकान डूब सकते हैं। तो अक्सर आप देखते हैं ऐसा होता भी है। कम बारिश में सूखा पड़ सकता है, पानी की कमी हो सकती है और फसलें नहीं होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं, आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम मिलता है। यानी कि हम मोबाइल और मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। देखिए क्या है, ज़्यादा मोबाइल या मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से आंखें खराब हो सकती हैं और नींद कम हो सकती है, हमें नींद नहीं आएगी, पढ़ाई और काम में ध्यान नहीं रहता और परिवार दोस्तों से दूरी बढ़ जाती है। क्योंकि हम तो 24 घंटे उसी में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, हमारे परिवार से भी हमारी दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तीसरा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ठीक है। अब क्या, झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, झूठ हम बोलेंगे तो उसका हमेशा गलत ही प्रभाव पड़ेगा। हम दूसरों का विश्वास खो देंगे, खुद अपनी नजरों में गिर जाएंगे, सब कुछ होगा। झूठ बोलने से लोगों का भरोसा टूटता है, दोस्त, परिवार या शिक्षक आप पर विश्वास नहीं करते, इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं और मन में बेचैनी रहती है, ठीक है ना। तो मतलब हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम खुद भी अच्छा नहीं लगेगा और दूसरों का हम विश्वास खो देंगे। कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए अंक दे दिए, यानी कि आपने कोई गलत आंसर लिखा था और उनसे बाय मिस्टेक उन्होंने सर ने आंसर्स दे दिए, मतलब आपको नंबर दे दिया। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो जब हमारा कोई सही आंसर होता है और सर काट देते हैं तो हम उनके पास जाते हैं कहने के लिए, अरे सर इसमें मार्क्स दीजिए,
तो अगर सर से गलती हो गई है तो हमें भी अपने मार्क्स कटाने के लिए जाना चाहिए। देखिए क्या है, मैं शिक्षक को सच बताऊंगा कि मेरा उत्तर गलत था और अंक देना सही नहीं है। सच बोलने से मन शांत रहता है और शिक्षक का सम्मान बढ़ता है। मतलब हम खुदे भी हमें अच्छा लगेगा, अगर हम झूठे नंबर लेकर रहेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ठीक है, पंक्ति है, इस पर प्रश्न है, यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना लेंगे तो लोगों में क्या परिवर्तन आएगा? सभी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, समाज में शांति होगी, सौहार्द होगा, एकता होगी, है कि नहीं? देखिए क्या है, अगर सब मधुर और शांतिपूर्ण बातें करें तो लोगों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, झगड़े और गलतफहमियां कम होंगी, समाज में खुशी और एकता बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो? अनुमान लगाइए। अब आपको ऐसी परिस्थिति बतानी है जहां पर कड़वा वचन बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, हाँ, कभी कभी कटु वचन बोलना जरूरी हो सकता है, जैसे जब कोई गलत काम कर रहा है और उसे रोकना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे सख्ती से समझाना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब तब हमें कटु वचन बोलने पड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वो गलत कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये दोहा पढ़ा है। अब इस पर क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता हो तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे या समझाएंगे? ठीक है, देखिए क्या है, मैं कहूंगा कि बड़ा होना केवल ऊंचे पद या धन से नहीं होगा। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा है पर किसी को छाया या फल नहीं देता, वैसे ही बड़ा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करता है। बड़प्पन दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है, ना कि घमंड करने में। क्या है? अच्छा करने में है, घमंड करने में नहीं है। नेक्स्ट था, खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी होते हैं, वे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं? अब ये इतने ऊंचे होते हैं कि छाया नहीं देते हैं, ठीक है, अनुपयोगी माने जाते हैं। मगर उपयोगी कैसे होते हैं? चलिए देखें, खजूर और नारियल के पेड़ फल देते हैं, जैसे खजूर और नारियल जो खाने में उपयोगी हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उनकी पत्तियां और लकड़ी घर बनाने, छप्पर बनाने और अन्य कामों में उपयोग होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा का नायक या नायिका यानी मॉनिटर चुनने के लिए किसी विद्यार्थी को किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे? अगर आप लोगों से कहा जाए किसी बच्चे को मॉनिटर बनाइए, तो आप उस बच्चे में क्या क्या अच्छी विशेषताएं देखेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, मैं ऐसी विशेषताओं पर ध्यान दूंगा। पहला है, वह ईमानदार और जिम्मेदार हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, यानी कि ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों के साथ करा बाकी के साथ नहीं, उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई में अच्छा हो और दूसरों की मदद करे, अनुशासन बनाए रखे और सबको साथ लेकर चले। एक डिसिप्लिन होना चाहिए उसके खुद के व्यवहार में, ताकि वही डिसिप्लिन वो क्लास के अंदर लेकर आएगा और सबको साथ लेकर चले, सबकी बातों को समझे। नेक्स्ट है, निंदक नियारे राखिए, आंगन कुटी छवाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, यदि कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा? जाहिर सी बात है, हम वो गलत चीजें अपने अंदर से हटाते जाएंगे और हमारा स्वभाव क्या है? अच्छा बन जाएगा, है कि नहीं? जो हमारी गलतियां बताता है वह हमें सुधारने में मदद करता है, हमको सुधार रहा है एक तरीके से। इससे हम अपनी कमियां जानकर बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्या होगा? हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा? मतलब अगर हम एक दूसरे की बातों को नहीं बता रहे हैं तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। जाहिर सी बात है, हम एक दूसरे के लिए तो अच्छे बने रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आप में गलत होता चला जाएगा। अगर कोई गलतियां ना बताएं तो लोग अपनी कमियों को नहीं सुधार पाएंगे। इससे समाज में गलत काम बढ़ सकते हैं और लोग एक दूसरे से सीख नहीं पाएंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे
उड़ाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता हैं, तो आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। यानी कि हम अच्छी चीज़ों को लेते जाएंगे और बुरी चीज़ों को हटाते जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम एक अच्छे इंसान बनते जाएंगे, हम बुरी आदतों से दूर होते जाएंगे, है कि नहीं। अगर मेरे पास सूप जैसी विशेषताएं होंगे तो मैं अच्छी बातें और गुण अपनाऊंगा और बुरी आदतें छोड़ दूंगा, क्योंकि हमें पता है जो अच्छी हैं उन्हें अपना ली, जो बुरी हैं उनको छोड़ दिया। मेरा स्वभाव शांत और अच्छा होगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा और समाज में सम्मान पाऊंगा। दूसरों की हेल्प होगी और समाज में भी हमें सम्मान मिलेगा। यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम मतलब कोई भी चीज़ नहीं देख रहे हैं अच्छी है क्या है बुरी है, नहीं कुछ नहीं, बस हर चीज़ को हम लेते जा रहे हैं, तो क्या होगा। हम अच्छी चीज़ भी ले रहे हैं, बुरी चीज़ भी ले रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें हम पे इतना असर नहीं डालेंगे जितनी हमसे बुरी चीज़ें हम पर असर डालेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा व्यवहार बुरा होगा। बिना सोचे समझे हर बात मान लेने से हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, हमें धोखा मिल सकता है और हम गलत आदतें सीख सकते हैं। यानी कि एक तरीके से हम गलत इंसान बनते चले जाएंगे, बुरी आदतें हमारे अंदर घर करती चली जाएंगी। कबीरा मन पंछी भया भाए तहां जाए। क्या दिया इस पे प्रश्न। यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते और क्यों। ये तो आप सबके मतलब अब जिसको जहां चीजें अच्छी लगती हैं वो वहां ले जाना चाहेगा अपने मन को, जाहिर सी बात है ना। देखिए क्या है, मैं अपने मन को शांत और सुंदर जगह जैसे पहाड़ों या नदियों के पास ले जाना चाहूँगा। वहाँ मेरा मन शांत होगा और अच्छे विचार आएंगे। मेरा मन क्या है, सेटल डाउन होगा और अच्छे विचार आएंगे। संगति का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं। वहीं बुरी संगति हमें एक बुरा इंसान खामियों के साथ में बना देती है कि नहीं। अच्छी संगति हमें अच्छे विचार, अच्छी आदतें और सफलता मिलती है। बुरी संगति गलत रास्ते, बुरी आदतें और असफलता मिलती है। हम कभी कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा हारते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वाद विवाद। यहाँ क्या दिया गया है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ये दोहा हमने पढ़ा है। अब इस पर प्रश्न है का देखिए क्या दिया है। इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है, इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। एक समूह के साथ ही इसके पक्ष में विचार प्रस्तुत करेंगे और दूसरे समूह के साथ ही इसके विपक्ष में बोलेंगे। एक तीसरा समूह निर्णायक बन सकता है। तो बेसिकली क्या है, आपको पक्ष और विपक्ष के तर्क यहाँ पर लिखने हैं। क्या पक्ष में तर्क है और क्या विपक्ष में। देखिए क्या है, कबीर का यह दोहा आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन में संतुलन रखने की सीख देता है। आजकल लोग सोशल मीडिया, बातचीत या काम में अक्सर हद से ज़्यादा बोलते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी है। यह दोहा सिखाता है कि ना तो बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा है और ना ही बहुत चुप रहना, यानी कि हम मॉडरेट चलें, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, संतुलन बनाकर चलिए। इसी तरह प्रकृति में भी ज़्यादा बारिश या धूप नुकसान करती है। आज के समय में यह हमें समय, शब्दों और संस्थानों का सही इस्तेमाल करना सिखाता है ताकि हमारा जीवन और समाज बेहतर हो। तो मतलब हर चीज़ को अगर हम बैलेंस लेकर चलेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। चलिए देखते हैं, अब हम करेंगे वाद विवाद जो गतिविधि है उसका आयोजन। तो हमें पक्ष में तर्क देने हैं और विपक्ष में भी देने हैं। पक्ष के तर्क यानी कि दोहे के समर्थन में, वाणी में संतुलन जरूरी है। बहुत ज्यादा बोलने से लोग हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा बोलेंगे तो कोई हमें सीरियस नहीं लेगा। उदाहरण, सोशल मीडिया पर बेकार की बहस करने से लोग परेशान होते हैं कि नहीं होते। फालतू की करो तो देखो कितना परेशान होते हैं। नेक्स्ट है, चुप रहने से भी सीमा है। जरूरी बातें ना कहने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर कोई गलत काम हो रहा हो और हम चुप रहें तो वह और बढ़ सकता है। अगर चुप रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति में संतुलन, जहां से बारिश और किसके बारे में बात करी गई थी, धूप के बारे में। ज्यादा बारिश से बाढ़ और कम बारिश से सूखा पड़ता है। उसी तरह जीवन में हर चीज में संतुलन जरूरी है। आज के समय में प्रासंगिकता क्यों है इसकी देखिए। आज लोग मोबाइल, टीवी या
काम में हद से ज़्यादा समय बिताते हैं, जो उनकी सेहत और रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। संतुलन से ही खुशहाल जीवन संभव है। यानी कि अब मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा टीवी देखेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा पढ़ाई का समय चला जाएगा। हम अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो आंखें तो और सेहत तो ख़राब होगी, और जो टाइम हमें सब पढ़ने के लिए देना चाहिए वो चला गया तो हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, है कि नहीं। मन की शांति, संतुलित बोलने और व्यवहार करने से मन शांत रहता है और लोग हमारा सम्मान करते हैं। तो ये तो हमारे पक्ष में तर्क हो गए। अब अगर हम इसके विपक्ष में तर्क दें, यानी कि हम इस दोहे के अगेंस्ट दें, तो हम क्या कहेंगे, देखिए क्या है। कभी ज़्यादा बोलना ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी ज़्यादा बोलना ज़रूरी होता है। कुछ स्थितियों में जैसे किसी को समझाना हो या कोई गलत काम रोकना हो तो ज़्यादा बोलना पड़ सकता है। उदाहरण, एक शिक्षक को बच्चों को समझाने के लिए ज़्यादा बोलना पड़ता है। देखिए अब हमें आपको समझाने के लिए कितना बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है, वो हो गई अति। ये हमने एक विपक्ष में तर्क दिया। नेक्स्ट है, चुप रहना भी फायदेमंद है। कई बार चुप रहने से विवाद टल जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई गुस्से में बहस कर रहा हो तो चुप रहना बेहतर होता है। यानी कि अब हमारे सामने कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में बोले जा रहा है तो हम उससे क्यों हम बहस करें, क्योंकि बात बढ़ेगी, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, प्रकृति में अति की ज़रूरत है। प्रकृति में क्या है, अति की ज़रूरत है। कैसे, देखिए, कुछ जगहों पर ज़्यादा बारिश फसलों के लिए अच्छी होती है, जैसे धान की खेती में ज़्यादा धूप भी कुछ फसलों के लिए ज़रूरी होती है। आज के समय में ज़रूरत इसकी, आज के डिजिटल युग में ज़्यादा बोलना जैसे मार्केटिंग या प्रचार ज़रूरी है ताकि लोग आपकी बातें सुन चुकें। यानी कि बहुत जगह ऐसी फील्ड्स होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बोलना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, स्थिति पर निर्भर। हर स्थिति में संतुलन संभव नहीं होता, कभी कभी अति की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपातकाल में ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष में आप तर्क दे देंगे। अब हम आ जाते हैं खा प्रश्न। पक्ष और विपक्ष के समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे। जैसे पक्ष में वाणी पर संयम रखना आवश्यक है, विपक्ष में अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। ठीक है, अब हमको ये टॉपिक दे दिया गया है, इसमें हमें पक्ष और विपक्ष में जो है वो लिखना है। देखिए, पक्ष में हम क्या दे रहे हैं, वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। इसमें हम क्या क्या तर्क देंगे, देखिए, बहुत ज़्यादा बोलने से लोग परेशान हो सकते हैं और हमारी बात का महत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट है, संयम से बोली गई बातें दूसरों को प्रभावित करती हैं और सम्मान बढ़ता है। अगर मान लीजिए हम संयम होकर बातें करते हैं तो क्या होता है, हमारा सम्मान दूसरों की निगाह में बढ़ता जाता है। उदाहरण, एक अच्छा व्यक्ति कम और सटीक बोलकर सबका ध्यान खींचता है। विपक्ष में अगर हम दें, अत्यधिक चुप रहना उचित नहीं है। ठीक है, देखिए, ज़रूरी बातें ना कहने से गलतफहमियां बढ़ती हैं और रिश्ते खराब होते हैं। बात सही है, अगर कहीं ज़रूरत है तो अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए, इससे नहीं तो रिश्ते बिगड़ते हैं। नेक्स्ट है, चुप रहने से हमारी समस्याएं या विचार छिपे रहते हैं, जिससे मौके खो सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई गलत काम हो रहा हो और हम चुप रहें तो वह गलत काम बढ़ सकता है। तो इसलिए चुप रहना भी जो है वो सही नहीं होता। गा क्वेश्चन है, पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की सूची अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, अब जो हमने सूची बनाई है उसे लिखना है। पक्ष में क्या है, ज़्यादा बोलने से लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, एक हमारा ये था। दूसरा क्या था, संयमित बोलने से हमारी बात पर असर पड़ता है। कम बोलकर हम गलतियां करने से बच सकते हैं। विपक्ष में क्या था, ज़रूरी बातें ना कहने से लोग हमें समझ नहीं पाते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, ज़रूरी बातें ना कहें तो हमें को लोग समझ ही नहीं पाएगा कि भाई आखिर ये व्यक्ति चाहता क्या है। नेक्स्ट आते हैं, चुप रहने से हमारी समस्याएं अनसुलझी रह सकती हैं, हमारी जो समस्याएं उनका हल ही नहीं मिलेगा। मौन रहने से गलत कामों को रोकने का मौका खो सकते हैं। अगर कोई गलत हो रहा है तो हम उसको रोकेंगे नहीं, चुप रहेंगे तो। चलिए अब आ जाते हैं शब्द से जुड़े शब्द। क्या है, नीचे दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। जैसे कबीर है, कबीर की बानी था ना, इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। देखिए कैसे दिया है, कबीर क्या है, कवि हैं, बानी हैं, संत हैं, उनके दोहे हैं, सच्चाई, गुरु, समाज। तो इनके दोहों में ये सारी बातें कही गई हैं, उन्हें हम यहाँ मेंशन कर दिया हमने। नेक्स्ट आते हैं पाठ से में दोहे और कहावतें। क्या है,
नीचे दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। क्या है देखें, कबीर मन पंछी भया भाए तहाँ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। क्या है, इस दोहों को पढ़कर ऐसा लगता है यह बात तो हमने पहले भी अनेक बार सुनी है। यह दोहा इतना अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि इसकी दूसरी पंक्ति लोगों के बीच कहावत, जैसा संग वैसा रंग, है कि नहीं, कहावत है। व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा ही व्यवहार और वैसा ही स्वभाव बन जाता है की तरह प्रस्तुत होती हैं। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बातों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम लोकोक्तियां या कहावतें कहते हैं। इससे सामान्यतः जीवन के गहरे अनुभव को सफल और संक्षेप में बता दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से ये समझिए कि हम अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए इन दोहों से में कहावतों का इस्तेमाल होता है। आपने दोहों में, बहुत सारे दोहों में आप ऐसी कहावतें देखेंगे और हम अपनी रियल लाइफ में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आप ऐसी अन्य कहावतों का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। अब हमें कुछ अन्य कहावतों का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए क्या है, कहावतें जैसी करनी वैसी भरनी। क्या है, रमेश ने हमेशा मेहनत की इसलिए उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिले, जैसी करनी वैसी भरनी। कहावत, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते। स्कूल में सबके साथ दोस्ती रखनी चाहिए क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, अंधे के आगे रोना अपने दिया खोना, अपने दीदे खोना होता है, आंखें खोना। यानी कि जो व्यक्ति समझे नहीं उसके आगे हम अपनी बात को क्यों रखें। राहुल को बार बार समझाया पर वह नहीं माना, यह तो अंधे के आगे रोना और अपने दिया खोना है। नेक्स्ट है, नीम हकीम खतराए जान। यहाँ क्या होगा, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना ठीक नहीं क्योंकि नीम हकीम खतराए जान। यानी कि जिस हमें अनुभव नहीं है तो हम क्यों इलाज करें, है कि नहीं, इससे खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, कर भला तो हो भला। दूसरों की मदद करने से हमारा भी भला होता है क्योंकि कर भला तो हो भला। सबकी प्रस्तुति, क्या करना है, पाठ के किसी एक दोहे को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए कोई भी दोहा चुनना है, उसका या तो आप गायन या लोक शैली में नृत्य कर सकते हैं, भाव नृत्य प्रस्तुति कर सकते हैं, कविता पाठ कर सकते हैं, संगीत के साथ प्रस्तुत करते हैं। मतलब कोई भी दोहा लीजिए, आपने जैसे वहाँ पे लिया निंदक नेड़ा राखिए, तो उसे आप कविता के तौर पे क्लास में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके पर आप नाच सकते हैं, उसे आप गाने के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभिनय एक्टिंग कर सकते हैं। जैसा एक दोस्त गुस्से में आकर कुछ गलत कह देता है लेकिन दूसरा दोस्त उसे समझाता है कि मधुर भाषा का कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। चलिए अब इसका उत्तर देते हैं क्योंकि अब सारी चीज हम सबकी प्रस्तुति आपको बता देंगे। ठीक है, चुना गया दोहा है। दोहा हमने कौन सा चुना है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। अब इसका अर्थ क्या होता है, हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो घमंड रहित हों, दूसरों को शांति दें और हमें भी शांति मिले। ठीक है, अब इसकी प्रस्तुति के तरीके अलग अलग थे। पहला क्या था, गायन था जो लोक शैली में था। समूह के बच्चे इस दोहे को लोकगीत की धुन में गा सकते हैं। उदाहरण के लिए ढोलक या मंजीरे के साथ इसके भक्ति भजन की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। आप ढोलक मंजीरे के थ्रू भी इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी तैयारी में एक साधारण धुन बनाएं जैसे राम भक्ति वाले भजनों की तरह और दोहे को बार बार गाएं। दूसरा है भाव नृत्य प्रस्तुति, यानी कि एक डांस के थ्रू प्रस्तुत करना। कुछ बच्चे नृत्य के जरिए दोहे का भाव दिखा सकते हैं, जैसे एक बच्चा गुस्से में कटु वचन बातें बोलने का अभिनय करे और दूसरा बच्चा मधुर बातें बोलने का एक्टिंग करे। इस तरीके से होता है। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, देखिए, नृत्य में हाथों और चेहरे के भावों में शांति और घमंड खोने का संदेश दिखाएं। फिर आ जाते हैं कविता पाठ। बच्चे इस दोहे को कविता की तरह जोर जोर से और भाव के साथ पढ़ें। हर पंक्ति के बाद इसका अर्थ समझाएं, मतलब जो पंक्ति बोले उसका अर्थ समझाएं, फिर पंक्ति बोले फिर अर्थ समझाएं। तो इस तरीके से कविता पाठ होगा।
दोहों को स्पष्ट और धीमे स्वर में पढ़ने की प्रैक्टिस करें ताकि सभी समझ सकें। समझाने के लिए ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को हम बहुत धीमे में पढ़ें ताकि सब समझ पाएं। संगीत के साथ प्रस्तुति, अब यहाँ पर म्यूजिक के साथ गिटार, हारमोनियम या कीबोर्ड के साथ दोहों को गीत की तरह प्रस्तुत करें। तैयारी कैसे करें? एक साधारण संगीत बनाएं और दोहे को गाने की रिहर्सल करें। अब एक्टिंग, अभिनय करना है हमें, तो अब जब आपको पता है जब हम एक्टिंग के लिए पटकथा लिखते हैं तो उसे दृश्य में डिवाइड करते हैं। तो कैसा है? एक दोस्त राहुल गुस्से में अपने दोस्त अनिल से कड़वी बातें बोलता है। अनिल उसे शांत करता है और समझाता है कि मधुर बातों से सब ठीक हो सकता है, यानी कि अगर मीठी बातें बोलें तो उससे सब ठीक हो सकता है। इस तरीके से आप एक्टिंग कर सकते हो। अब इसमें आपको चूंकि एक्टिंग है तो संवाद भी देना पड़ेगा। क्या है? राहुल गुस्से में, तू हमेशा गलत करता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अनिल शांत स्वर में, राहुल गुस्से से कुछ नहीं होगा, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, शांत बातों से हम दोनों को सुकून मिलेगा। ठीक है, तो एक बच्चा गुस्से में है तो दूसरा शांत में इस चीज का एक्टिंग करते हुए बताएगा। तैयारी, बच्चे किरदारों को बांट लें और संवादों की रिहर्सल करें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पार्ट से आगे में। ठीक है, पार्ट से तक कर लिया, पार्ट से आगे क्या है? आपकी बात, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागहु पाए। क्या आपको जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे आपको सही दिशा दिखाने में सहायता की हो? उस व्यक्ति के बारे में लिखिए जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी हो या सही रास्ता दिखाया हो, तो उनके बारे में हमें लिखना है। हाँ, मेरे जीवन में मेरे पिताजी ने मुझे सही दिशा दिखाई है। जब मैं पढ़ाई में परेशान था, उन्होंने मुझे धैर्य रखने और मेहनत करने की सलाह दी। उनकी बातों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए। वे मुझे हर कदम पर सही रास्ता दिखाते हैं, जैसे एक गुरु। ठीक है, एक गुरु की तरह सही रास्ता दिखाते हैं। निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्या कभी किसी ने आपकी कमियों या गलतियों के विषय में बताया है जिनसे आपको सुधार करने का अवसर मिला हो? उस अनुभव को साझा कीजिए। अब आपको जो सुधार आपने किया उसको आप पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखना है। हाँ, एक बार मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं समय पर होमवर्क नहीं करता, जिससे मेरी आदत भी खराब हो गई। उसने कहा कि वो समय पर नहीं करता तो मेरी भी हो गई। पहले मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा और सुधार करने की कोशिश की। अब मैं समय पर काम करता हूँ और मेरी पढ़ाई में सुधार हुआ है। उसकी सलाह ने मुझे बेहतर बनाया है। क्या किया है? मुझे बेहतर बनाया है। नेक्स्ट है, कबीरा मन पंछी भया भावे तह जाए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी संगति, यानी कि जैसे कि मित्र, आपके विचारों और आदतों या व्यवहारों को प्रभावित करती है? अपने अनुभव साझा कीजिए। ठीक है, अब आपको बताना है। हाँ, मेरे दोस्तों ने मेरे व्यवहार को प्रभावित किया है। जब मैं उनके साथ पढ़ाई करने लगा तो मेरी आदतें बहुत अच्छी हुई। वे मेहनती थे तो मैं भी मेहनत करने लगा। जाहिर सी बात है, कहते हैं ना, संगत में हम जैसी संगत में रहेंगे वैसा असर पड़ेगा। लेकिन एक बार गलत दोस्तों के साथ रहने से मैं समय बर्बाद करने लगा। भाई, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अपने समय को वेस्ट करते रहते हैं, वैसा होता है। इससे मुझे समझ आया कि संगति का असर बहुत बुरा होता है। यानी कि अगर अच्छी संगति लोगे तो अच्छा होगा, बुरी संगति लोगे तो बुरा होगा। अब आ जाते हैं सृजन। सृजन मतलब होता है क्रिएशन, कुछ नया करना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी लिखिए। अब आपको इस पर एक कहानी लिखनी है जिसमें किसी व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा हो। संकेत मिल देते हैं आपको, थोड़ा सा एक हिंट दी जाती है। क्या? किसी खेल में आपकी टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन का आपके द्वारा विरोध किया जाना। ठीक है, तो आपने टीम के नियमों का उल्लंघन किया, उस चीज का आप विरोध कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। कहानी हमने लिखी। रमेश एक क्रिकेट टीम का हिस्सा था। एक दिन मैच में उसकी टीम हार के कगार पर थी। कप्तान ने कहा, चलो गेंद से छेड़छाड़ कर दें ताकि हम जीत जाएं। मतलब हमारे कप्तान ने कह दी, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, यह गलत है। सच बोलना और नियमों का पालन करना ही सही है।
टीम ने उसे डराया कि बिना इस चीज के वे हार जाएंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम ये मैच हार जाएंगे। लेकिन रमेश डटा रहा कि नहीं, ये गलत है। आखिर में टीम ने बिना धोखे खेला और हारी, पर रमेश को सुकून मिला। बाद में लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे और उसको सम्मान मिला। उस समय जरूर विरोध होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। रमेश ने सीखा कि सत्य का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम सच का साथ देते हैं तो कभी भी गलत नहीं होता है। नेक्स्ट है खा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। ठीक है, पंक्ति पढ़िए, क्या क्वेश्चन है। इस दोहे को ध्यान में रखते हुए अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक से साक्षात्कार कीजिए और उसके योगदान पर एक निबंध लिखिए। यानी कि जो टीचर आपको बहुत पसंद है उनसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं और उनके योगदान पर आपको एक निबंध लिखना होगा। चलिए देखते हैं। पहले साक्षात्कार, ये काल्पनिक है क्योंकि हम अपनी टीचर से कहाँ से जाके जो है, तो देखिए क्या है। मैं अपने शिक्षक श्रीमान शर्मा जी से बात की। मैंने पूछा आपने हमें क्या सिखाया। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और सबके साथ मिलकर काम करना सिखाया। मैंने पूछा आपके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है। उन्होंने जवाब दिया जब मेरे छात्र सफल होते हैं तो मेरा नाम लेते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी उस वक्त उनको होती है। अब उनके योगदान पर हमें निबंध लिखना है, उन्होंने जो योगदान दिया है। ठीक है, क्या है। मेरा प्रेरणादायक शिक्षक श्रीमान शर्मा, वे हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के सबक भी सिखाते हैं। उन्होंने मुझे मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। जब मैं परीक्षा में फेल हुआ तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी और सही रास्ता दिखाया। उनके कारण मैंने मेहनत शुरू की और अच्छे अंक लाए। वे मेरे गुरु हैं जो मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। उनका योगदान मेरे जीवन का आधार है। क्या है वो? आधार है। नेक्स्ट आ जाते हैं कबीर हमारे समय में। अब कबीर तो आपको पता है 14th सेंचुरी में हुए। ठीक है, 1398 में शायद समथिंग उनका जन्म हुआ था। अब वो तब के हैं, अगर मान लीजिए आज 2025 में वो आ जाएं तो क्या होगा। ठीक है, देखिए अब कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन आपको करनी। क्या है, कल्पना कीजिए कि कबीर आज के समय में आ गए। वे आज किन किन विषयों पर कविता लिख सकते हैं, उन विषयों की सूची बनाई है। भाई आज तो ढेरों विषय होंगे उनके पास में कविताएं लिखने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। चलिए सूची बनाते हैं। देखिए सूची क्या है। सोशल मीडिया और झूठी तारीफ पे बना सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पे बना सकते हैं कविता, मोबाइल और समय की बर्बादी पर बना सकते हैं, शिक्षा और ईमानदारी पे बना सकते हैं, एकता और भाईचारा पे बना सकते हैं। ये इतनी सूची है जिसपे वो कविताएं लिख सकते हैं। इन विषयों पर आप भी 2-2 पंक्तियां लिखिए। अब जो विषय हमने भी सूची बनाई ना, उन्हीं विषयों पर हमें अब क्या है 2-2 पंक्तियां खुद लिखनी है। चलिए देखते हैं। सोशल मीडिया और झूठी तारीफ है। सोशल मीडिया पर झूठी तारीफ का खेल मन को भटकाए दिन रात, सच का साथ छोड़कर बने मनुष्य पाखंडी रात। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण प्रदूषण पे। अगर हम लिखें 2 पंक्तियां तो क्या हो। नदियां रोएं, हवा हो काली, प्रदूषण ने सब मारा। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, जीवन बनाओ सुहाना। ठीक है, तो ये कुछ स्लोगन्स हम लिखते चले जा रहे हैं। मोबाइल और समय की बर्बादी पर अगर लिखें तो मोबाइल हाथ में, समय खो गया, जीवन हुआ सूना। छोड़ो फोन, करो काम, जीवन बनेगा सुहाना। अब आ जाते हैं शिक्षा और ईमानदारी पर लिखेंगे। शिक्षा सिखाए सच का रास्ता, ईमान बने आधार, झूठ छोड़ो, ज्ञान बढ़ाओ, जीवन हो सफल संसार। नेक्स्ट आते हैं एकता और भाईचारे पर अगर पंक्तियां लिखें तो क्या लिखेंगे। एकता में है शक्ति, भाईचारे से जीवन, मिलकर रहे सब, दूर हो झगड़ा, बने ए समाज सुंदर गीत। चलिए साइबर सुरक्षा और दोहे, बड़ा अलग सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श कीजिए और साझा कीजिए। क्या है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने के क्या क्या संकट हो सकते हैं। अगर जो चीज़ें ज़रूरी भी नहीं है, अगर हम वो जानकारियां दें तो इसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं।
इंटरनेट पर ज्यादा बोलने या अनावश्यक सूचनाएं साझा करने से कई संकट हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है, जैसे नाम, पता या फोटो। बोलते हैं ना कि अपनी फोटो अपलोड नहीं करिए, अक्सर आजकल लोग मिसयूज करते हैं। गलत लोगों को यह जानकारी मिल सकती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब क्या होता है, आपने देखा ना, बहुत सारे लोग जो है ना कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो बराबर सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डालते रहते हैं। इधर क्या होता है, उनके घरों में चोरी हो जाती है, जो घर उनके बंद पड़े थे। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हो जाती हैं। झूठी ई खबरें फैलने से लोगों में भ्रम और डर फैल सकता है। ऑनलाइन ठगी या हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। अब आते हैं चर्चा। कक्षा में पूछे कि क्या किसी ने कभी ज़्यादा कुछ ऑनलाइन शेयर किया और क्या परेशानी हुई। सभी अपने विचार साझा करिए। तो यहाँ पर आप अपने अपने विचारों को लिख सकते हैं। खा क्वेश्चन है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता होती है। कैसे तय करें कि कौन सी सूचना उपयोगी है और कौन सी हानिकारक है। देखिए, अब क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ, तो अगर मुझे कोई जानकारी के बारे में जानना है तो मैं उनके कमेंट्स में ज़रूर जाती हूँ। कमेंट्स में आपको सही मायने में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये नहीं तो आप इनके स्रोतों को जान सकते हैं कि ये कहाँ से अपलोड की गई हैं। इंटरनेट पर बहुत सी जानकारी होती है जिसमें अच्छी और बुरी दोनों होती है। जैसे सूप अच्छे दाने और भूसी को अलग करता है, वैसे ही हमें भी जानकारी चुननी चाहिए। गलत जानकारी में धोखा, डर या नुकसान हो सकता है। अब कैसे तय करें? स्रोत, अगर वेबसाइट या खबर किसी विश्वसनीय जगह जैसे कि सरकारी साइट से है तो वह सही होनी चाहिए, यानी कि किस साइट से वो अपलोड की गई है ये देखना चाहिए। तथ्य जांचें, अगर कोई बात कई जगह लिखी हो और सबूत हो तो वह उपयोगी है, यानी कि आपके सामने अगर एविडेंस है उसके तो आप समझ सकते हो। शक हो तो टालें, अगर कोई ईमेल या लिंक संदिग्ध लगे तो उसे ना खोलें। अगर आपको इतना 1% का भी डाउट है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। शिक्षक या माता पिता से पूछें, अगर कुछ समझ ना आए तो बड़े लोगों से सलाह ले सकते हैं। भाई, हम लोग को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती, तो जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनसे हमें पूछ लेना चाहिए। आज के समय में क्या है, नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आपको कबीर के कौन से दोहे याद आते हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर उन दोहों को लिखिए। घटनाएं हमें पढ़नी है, अब उन घटनाओं के बाद हमें दोहे क्या याद आ रहे हैं वो हमें उनके नीचे लिखने हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह गलत संगति में चला गया। कुछ समय बाद जब उसके अंक कम आए तो उसे समझ में आया संगति का असर गलत पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या है इसके लिए हम दोहा क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए क्या है। कबीरा मन पंछी भया भावे तहा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। ठीक है, तो संगति के बारे में हो गया। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी इंटरनेट पर लगातार सूचनाएं खोज रहा था। उसके पिता ने कहा, हर जानकारी सही नहीं होती, सही बातों को चुनो और बेकार छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ठीक है, देखिए क्या, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। नेक्स्ट है, आपका एक मित्र आपकी किसी गलत बात पर आपकी आलोचना करता है। आप पहले परेशान होते हैं, लेकिन फिर आपने सोचा, आलोचना मुझे सुधरने का मौका देती है, मुझे इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, निंदक नियारे राखिए, आंगन कुटी बनाए, है ना, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। रीमा ने अपने गुस्से में सहकर्मी को बुरा भला कह दिया, जिससे वातावरण बिगड़ गया। बाद में उसने समझा कि अगर वह शांति से बात करती तो समस्या हल होती। तो क्या होगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। नेक्स्ट है, कक्षा में मोहन ने बहुत अधिक बोलकर सबको परेशान कर दिया, जबकि रमेश बिल्कुल चुप रहा।
गुरुजी ने कहा बोलचाल में संतुलन आवश्यक है, ना अधिक बोलो ना अधिक चुप रहो। अति का अधिक बोलना बुरा था ना। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। सुरेश को जब प्रतिभा सम्मान मिला तो उसने कहा इसमें मेरे परिश्रम के साथ मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन भी सम्मिलित है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 5th चैप्टर जहाँ पर कबीरदास जी के दोहे थे, हमने इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ेंगे इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिर उसके बाद करेंगे वन शॉट रिवीजन। आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए या ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।